तो ये तो क्लियर हो गया कि चार्जिंग बाय रबिंग पूरा प्रोसेस है क्या। अब इसके जो नोट्स हैं, ये स्लाइड्स हैं, इससे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये जो फिगर है, ये देखो, ये ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये एटम के लिए है। यहाँ पे ये जो है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसमें जो ऑर्बिट्स हैं एटम के, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त रिवॉल्व करता रहता है इस ऑर्बिट में, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने दे दिया है, ये एम्बर रॉड है और ये फर है, ठीक है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि फर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, जिसे एम्बर रॉड गेन कर रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लाइटनिंग है। अब लाइटनिंग क्या है इसको जानते हैं कि क्या होता है, बिजली चमकती है, ठीक है। जब बारिश हो या फिर आंधी आए, थंडर स्टॉर्म हो, उस वक्त क्या है, बिजली चमकती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसे लाइटनिंग कहते हैं। इसको डिफाइन करना है तो ऐसे करोगे कि इट इज अ ग्रेट इलेक्ट्रिक स्पार्क इन द स्काई, ठीक है। आसमान में कोई अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, उसे हम कहते हैं लाइटनिंग। तो क्या होता है कि थंडर स्टॉर्म के टाइम क्या होता है कि बादल के ऊपर वाले पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है और नीचे वाले पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होना मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो बादल जो है उसके ऊपर वाले पोर्शन में जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके नीचे लोअर पोर्शन में बादल के, ठीक है, निचले हिस्से में जो है सिर्फ नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते हैं। अब क्या है कि जो बादल के निचले पोर्शन पे जो नेगेटिव चार्ज है, वो ग्राउंड पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज उनको मिलेंगे, उन सबको वो क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। तो आप देखोगे कि बादल के अंदर भी बिजली चमकती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिजली जमीन पे गिर गई। तो एग्जैक्टली हो क्या हो रहा होता है कि बादल में भी जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग हुए हैं, तो उनके बीच में भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता रहता है, और साथ के साथ ग्राउंड का जो पॉजिटिव चार्ज है और बादल के निचले हिस्से में जो नेगेटिव चार्ज जमा हो रखा है, उनके बीच में भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है, इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि हवा, जो कि हम जानते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, फिर भी वो इस स्पार्क को रोक नहीं पाता है, ठीक है। उसे इस वक्त इंसुलेटर की तरह काम करना चाहिए, पर फिर भी ये इलेक्ट्रिक स्पार्क कंडक्ट हो जाता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा होता है उस वक्त। अब क्या है कि जब लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग होने की वजह से जो स्पार्क हुआ, तो उसके चारों तरफ जो भी हवा है, ठीक है, एयर जो है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, अचानक से गर्म होती है, और वो गर्म होने की वजह से कोई भी चीज जब गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है, उसका नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है किसी भी चीज की, तो वो गर्म है तो वो फैलेगा। तो हवा जो है जैसे ही गर्म होता है वो ऐसे फैलता है और बहुत तेजी से, बहुत वाइगरसली फैलता है, तो वो एक साउंड क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थंडर कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि लाइटनिंग होती है तो उसके तुरंत बाद बादल गरजता है, और हम लाइटनिंग देख के कि जितनी तेजी से बिजली चमकी है, हम बता देते हैं कि अभी साउंड बहुत तेज आने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जितनी ज्यादा लाइटनिंग हो रही है, मतलब उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड है उस इलेक्ट्रिक स्पार्क का, तो वो उतना ही ज्यादा हीट कर रहा है, आसपास के हेयर को उतना ही गर्म कर रहा है, तो उतनी ही तेजी से जब हवा फैलती है, तो जितनी तेजी से हवा फैलेगी उतना ज्यादा साउंड निकालती है, उसको हम क्या कहते हैं कि थंडर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये भी चीज है कि पहले लाइटनिंग देखती है हमें, फिर साउंड आता है पीछे से। ऐसा क्यों होता है कि लाइट की जो स्पीड है वो हवा की स्पीड से ज्यादा है, तो हमें पहले बिजली दिख जाती है, साउंड बाद में सुनाई देता है, ठीक। अब क्या है कि जब लाइटनिंग हो तो हमें सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने होते हैं। तो लाइटनिंग जो है, उस वक्त जब लाइटनिंग हो रही हो तो हमें कभी भी ओपन प्लेस पे खड़ा नहीं होना है या छत पे जाकर खड़ा नहीं हो जाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग को हमेशा एक मीडियम चाहिए जिससे पास होते हुए वो अर्थ में चले जाए, ठीक है। अर्थिंग का प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे कि इससे लाइटनिंग को चाहिए कि वो कैसे भी एक मीडियम ले, ठीक है, मीडियम ढूंढे और उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पास होके और वो अर्थ में चले जाए। तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप खड़े हो तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लाइटनिंग जो है सीधे आपको ही मीडियम बना ले, उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है, या फिर
मर सकते हो, उसमें मर सकते हो, क्या मरोगे अगर बिजली गिर गई आपके ऊपर तो। ठीक है, अब ओपन व्हीकल पे नहीं बैठना है, इसी वजह से लाइक आप ट्रैक्टर पे मत बैठ जाओ या फिर बाइक पे ट्रैवल मत करो, उस वक्त बाइक राइड मत करो। ठीक है, अब क्या है कि ट्री के नीचे कभी खड़े नहीं होना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे देखोगे सूखी जो लकड़ी है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, सूखी लकड़ी तो इंसुलेटर है, पर जो हरे भरे पेड़ है उसमें क्या बोला, लगातार पानी जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होते रहता है। तो इस वजह से वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पेड़। तो वो भी बिजली को उतना ही अट्रैक्ट करती है जितना कि आपकी बॉडी करती है। तो ज्यादा चांसेस होंगे अगर आप पेड़ के नीचे हो तो कि जो लाइटनिंग है वो पेड़ को स्ट्राइक करे, तो पेड़ तो जलेगी, साथ में आप भी जल सकते हो उसके साथ। ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट में हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि अगर बड़े पेड़ और छोटे पेड़ दोनों होते हैं जंगल में, तो आप छोटे पेड़ के नीचे छुप जाओ। अब ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि बड़ा पेड़ जो है वो पहले लाइटनिंग को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा और लाइटनिंग उससे पास होकर अर्थ में चली जाएगी, तो वो छोटे पेड़ पे असर नहीं करेगी, तो वहां पे आप बच सकते हो। ठीक है, पर अगर रोड में जो पेड़ वेड़ लगे होते हैं वहां पे आप पेड़ के नीचे शेल्टर नहीं ले सकते हैं। फिर क्या, लाइटनिंग के टाइम आपको छाता यूज नहीं करना है, अम्ब्रेला यूज नहीं करना है, क्योंकि अम्ब्रेला का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो मेटेलिक होता है, तो वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लाइटनिंग उससे भी कंडक्ट हो सकती है, वो आपको हार्म कर सकती है। फिर है लाइटनिंग के टाइम टीवी और मोबाइल फोन्स नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि टीवी के जो एंटीना है और मोबाइल फोन के जो टावर है वो ज्यादा चांसेस होते हैं उसके कि वो लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ठीक है, लाइटनिंग उस पर स्ट्राइक करे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है, अब इसमें दूसरा फेनोमेना हम पढ़ रहे हैं, अर्थक्वेक पहले लाइटनिंग हुई है। तो अर्थक्वेक क्या है कि भूकंप आपने सुना होगा। तो क्या होता है कि पृथ्वी अचानक से शेक करती है, हिलती है, और बहुत थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बहुत तेज वो कंपन होती है धरती में, जो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि अर्थ पे भी बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, जिससे अर्थ बना हो। तो अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब यूनिफॉर्म है, उसमें ढेर सारे फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, टुकड़े हैं जमीन के, जिसको हम प्लेट्स कहते हैं। तो वो क्या है कि वो हमेशा ही मोशन में होता है। तो कभी इनकेस अगर ऐसा होता है कि वो जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा जाए या एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो वहां की जो धरती है, ठीक है, वहां की जो जमीन है वो पूरी हिल जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक की वजह से ये होता है कि जैसे लैंडस्लाइड होता है कि पूरी पूरी ऐसे जमीन के टुकड़े होते हो गए, ठीक है, गिर गए। जैसे पहाड़ों पे क्या होता है कि कुछ मिट्टी के जो ढेर बने होते हैं, तो वहां से क्या होता है कि जब भूकंप आए तो वहां से मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे गिर जाते हैं, पूरी पूरी जमीन ऐसे स्लाइड हो जाती है, गिर जाती है। सुनामीज आ सकते हैं या फिर बाढ़ भी आ सकते हैं। ठीक है, पूरे समुद्र में, अगर समुद्र में ये अर्थक्वेक आ जाए, समुद्र के नीचे वाले सतह में, तो वो बहुत तेज तेज लहरें उठने लगती हैं समुद्र में। ठीक है, अब है कि अर्थक्वेक होता कैसे, मैंने बता दिया। ठीक है, ये उसके नोट्स हैं इसके। अब क्या है कि जरूरी नहीं है कि ये जो अर्थक्वेक हमें फील हो रहा है ये सिर्फ जब अर्थक्वेक आ रहा है तभी फील हो रहा है, ये मतलब प्लेट्स जब टकरा रहे हैं तभी फील हो रहा है। इसका कुछ और भी रीजन हो सकता है कि मान लो वोल्केनो कहीं पे फटा है, ठीक है, वोल्केनो फटा है, तो उसके बाद वो जो वोल्केनो फटा है वो मैग्नीट्यूड पे इतना ज्यादा होता है कि वो आसपास की पूरी धरती को हिला देती है। ठीक है, तो धरती जब उस वक्त हिलती है तो हमें ये अर्थक्वेक फील होता है, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब टेस्ट हो रहा हो तो इस वक्त भी धरती हिलती है। ये चीज आपने एक मूवी में देखी होगी, परमाणु में ये चीज दिखाई गई है। नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। फिर क्या है कि कुछ जोन्स हैं, ठीक है, जिन्हें मार्क कर दिया गया कि ये जो जोन्स है ना, यहाँ ज्यादा चांसेस होते हैं कि अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, कुछ जोन्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो जो वीक जोन्स हैं, ठीक है, वो जो कमजोर जगह है जहाँ पे ये चांसेस है आने के भूकंप, उन्हें हम सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स कहते हैं। ठीक, अब क्या है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, कितनी तेजी से उसने अपने सतह को अर्थ में हिलाया है, इसको हम एक स्केल पे मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं रिक्टर स्केल। तो अगर रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड आपका शो कर रहा है कि वो 7 से ज्यादा है, मतलब ये काफी डिस्ट्रक्टिव है, काफी तबाही मचाएगा ये अर्थक्वेक।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये अर्थक्वेक के लेवल्स बनाए हुए हैं कि स्केल पे क्या नंबर आए, ठीक है, तो किस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ठीक। 7 के ऊपर जितने भी है वो एक्सट्रीम डिजास्टर के केस होते हैं। फिर है कि अर्थक्वेक आए तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। तो पहला है कि आप किसी टेबल के नीचे शेल्टर ले लो, ठीक है, टेबल के नीचे छुप जाओ। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है आपके लिए कि उस वक्त आप अपने सिर को छुपाओ, ठीक है, कोशिश करो कि आप अपने सिर को छुपा लो कि कुछ अगर गिरे भी तो आपके सिर पर डायरेक्टली ना चोट लगे, ठीक। और कोशिश करो कि आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे ना हो, कि कोई भारी से सामान आपके नीचे आपके सिर पे गिरने के चांसेस हो, ठीक है। अगर आप बेड पे हो तो बेड से उठो मत, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, काफी कुछ सेकंड्स के लिए होता है ये। तो आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी ऐसे तकिए को लो, उसी से सिर को ढक लो, ठीक है, पिलो से। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करो कि आप ऐसी जगह पे चले जाओ, ठीक है, ड्राइव करते हुए स्लोली, जहाँ पे बिल्डिंग्स ना हो बड़े बड़े, या फिर कुछ भी खंबे ना हो बिजली के जो आपके ऊपर गिर सके, ये सारे चांसेस ना हो। आप अगर बाहर खेल रहे हो तो भी आप यही कोशिश करो कि आप ओपन फील्ड जो है, ठीक है, खुला मैदान हो, वहां पे चले जाओ, ताकि आपके ऊपर कोई भी भारी चीज, ट्रीज हो या बिल्डिंग्स हो, कुछ भी गिरे ना, ठीक है। पावर लाइन जो होते हैं जगह जगह पे बने होते हैं। इतना ही है इस चैप्टर में, आप इसके नोट्स को नोट डाउन कर लो। ये जो स्लाइड्स हैं इसमें मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। और इसके बाद आता है हमारा फन एक्टिविटी राउंड। तो इसमें एक क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। ये जो कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, इसको आपको एक ना ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है, सजाना है कि इससे कोई मीनिंग निकले। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। इन्फेक्शन है, डॉक्टर है, ट्रीटमेंट है, जिससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले कहाँ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, तो इसको आपको अरेंज करना है। अब इसका मैं इसलिए ये मैं दे रही हूँ कि इसमें क्या है कि ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें जरूरी है कि आपको हर एक जो ऑप्शन है उसका मतलब पता हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का ये फायदा होता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अब इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। और लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था, ये था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें लेटर्स के सीरीज होते हैं, ठीक है, लेटर को सजाना होता है, तो उसमें आपको कुछ पैटर्न ढूंढना होता है। जैसे इन सारे में पैटर्न क्या है कि ये जो सी और एफ है, इन दोनों के बीच दो अल्फाबेट का डिफरेंस है, डी और ई। एच और के में क्या है, आई और जे का डिफरेंस है। एम और पी में 2 का डिफरेंस है। आर और यू में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी जो 2 लेटर्स आएंगे उनमें भी 2 अल्फाबेट का डिफरेंस होगा। फिर क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पहला लेटर क्या है। तो देखो सी और एच में कितने का डिफरेंस है, सी के बाद क्या है, डी ई एफ जी, 4 का डिफरेंस है। फिर एच और एम में 4 का डिफरेंस है। एम और आर में 4 का डिफरेंस है, एन ओ पी क्यू। तो आर के बाद आर के बाद जो 4 डिफरेंस के बाद जो आ रहा है, ठीक है, 4 जब आप अल्फाबेट क्रॉस करो आर के बाद तो क्या आएगा, आर के बाद 4 अल्फाबेट है, एस टी यू वी। तो नेक्स्ट क्या रहा है, डब्ल्यू। तो यहाँ जो है पहला तो डब्ल्यू आ रहा है। दूसरा क्या आएगा, कि आपने देखा कि पहले और दूसरे में 2 अल्फाबेट का डिफरेंस है। तो अगर पहला डब्ल्यू है तो दूसरा क्या होगा, एक्स वाई देन जेड। एक्स वाई 2 अल्फाबेट आप स्किप करो, उसके बाद क्या आता है, जेड। तो इसका आंसर है डब्ल्यू जेड। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन जो साइड में दिया होता है सब्सक्राइब के बाद, उसे आप प्रेस कर दो, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है, मेरे वीडियोस के साथ। ओके, बाय।